सुप्रभात और नमस्कार सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष शुक्ला और आज हम लोग बात करने वाले हैं सुनामी के बारे में। सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें जो है प्रकृति का क्रोध देखकर सबकी रूह कांप जाती है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है कारण सुनामी आने के और किस दुनिया के किस क्षेत्र में जो है सुनामी कम आती है, जहाँ कहाँ ज़्यादा खतरा है, कहाँ कम है, और क्या संभावित जो है इसके कारण है, इससे बचने का उपाय क्या है और सुरक्षा सावधानियाँ, इन सब पे बातों पे डिस्कशन होगा आज। तो चलिए पढ़ना चालू करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में सुनामी भूकंप के बाद तबाही का दूसरा सबसे बड़ा नाम है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। तब से सुनामी का नाम लेते ही लोगों में दहशत फैल जाती है। दिसंबर 2004 में भूकंप के कारण समंदर में उठी लहरों के कारण दक्षिण भारत में कुछ मिनटों में ही हजारों लोग तबाह हो गए। सुनामी तटीय इलाकों के लिए खतरा है। सुनामी बड़ी लहरें हैं जो समुद्र के किनारों पर उत्पन्न होती हैं और मुख्य रूप से भूकंप या भूस्खलन से संबंधित होती हैं। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठने लगता है। इससे बहुत लंबी व ऊंची लहरें उठती हैं जो जबरदस्त आवेग से आगे बढ़ती हैं। इन्हीं लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है जानना। तो सुनामी शब्द जापानी भाषा से बना है जिसमें सु का अर्थ होता है बंदरगाह, सु प्लस नामी जिसमें सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग या लहरें। वैज्ञानिक इनको समुद्री भूकंपीय तरंगे भी कहते हैं। सुनामी तरंगों की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य लगभग 500 किलोमीटर तथा इसकी अवधि 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक हो सकती है। अब क्या कारण है कि सुनामी आती है, भी जान लेते हैं। कुछ कारण जो है यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है भूकंप। भूकंप से समुद्री लहरों में तेज तरंगें पैदा होती हैं और सुनामी आती है। दूसरा समुद्र तल पर जमीन धंसना। तीसरा ज्वालामुखी का फटना। अंतरिक्ष से समुद्र में उल्का गिरने जिसको उल्कापात कहते हैं। और बहुत बड़ा कोई चक्रवात होता है। तो इन सब कारणों से भी सुनामी आ सकती है। अब पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं क्या जो है। पृथ्वी ऊपर से लेकर आंतरिक सतह तक कई परतों में बनी हुई है। इसकी बाहरी सतह कई खंडों में विभाजित है जो लाखों सालों में पूरी तरह से विस्थापित होती है। आंतरिक सतह मोटी परत से बनी है तथा बाहरी सतह के विवर्तनिक प्लेट बहुत धीरे धीरे गतिमान है। ठीक है, गतिमान है लेकिन उनकी स्पीड बहुत स्लो है। ये प्लेट आपस में टकराती भी हैं और एक दूसरे से अलग भी होती हैं, मतलब दूर भी जाती हैं। इस स्थिति में घर्षण के कारण तेज हलचल होती है तथा अपार शक्ति निकलती है जो भूकंप का कारण बनती है। और अगर ये हलचल समुद्र या उसके आसपास जो है इलाके हैं उनमें हुई तो सुनामी बनती है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय बताता है कि सुनामी की घटनाएं कम होती हैं पर ये जानलेवा होती हैं। होती कम है लेकिन जब होती हैं तो बहुत विनाशकारी होती हैं, बहुत जान माल का नुकसान होता है। पिछले 100 सालों में सुनामी की 58 घटनाओं में 2,60,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी हर आपदा में औसतन 4,600 लोग मारे गए हैं। 26 दिसंबर 2004 ये तारीख इतिहास में सबसे दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज है। इस दिन आई सुनामी को देखकर दुनिया की रूह कांप गई। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 9.15 तीव्रता के भूकंप के कारण हिंद महासागर में सुनामी आई थी। इस सुनामी ने देखिए कितने देशों को जो है प्रभावित किया और वहाँ तबाही मचाई। भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मेडागास्कर, मालदीव, मलेशिया, सेशल्स, सोमालिया, तंजानिया और केन्या में बहुत तबाही मचाई थी। इस सुनामी में लगभग 2,30,000 लोग मारे गए थे। अब इस सुनामी का कहर देखते हैं। 2004 में सुनामी का कहर।
इस सुनामी में इंडोनेशिया और थाईलैंड में 100 फीट ऊंची समुद्र की लहरें उठी। 100 फीट ऊंची, देखिए कितनी बड़ी ऊंची लहरें थीं। कई शहर तबाह पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। इंडोनेशिया के वादांक में भारी नुकसान हुआ था, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग मारे गए। श्रीलंका में लगभग 35,000, थाईलैंड में 5,000 लोग मारे गए। इस सुनामी में लाखों लोग विस्थापित हुए। करीब 4,50,000 से ज़्यादा घर तबाह हुए, लगभग 5 लाख के आसपास, तथा 20 लाख के आसपास लोग बेघर हो गए। 18 से 20 लाख के आसपास। इस सुनामी ने दक्षिण भारत में भी भारी तबाही मचाई थी। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इलाकों में बड़ी तबाही मचाई थी। करीब 11,000 लोग मारे गए थे तथा 6,000 लापता हुए। इस सुनामी के कई दुष्प्रभाव भी सामने आए। इससे जैव संपदा को भी नुकसान हुआ। कई जगहों की भू आकृति बदल गई। बहुत सारा अवसाद व कचरा समुद्र में जमा हुआ, जिससे समुद्री जीवों को बहुत दिक्कत हुई और उनको हानि पहुंची। प्रशांत महासागर में सुनामी आम बात है, लेकिन ये सुनामी इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में आई थी। इस कारण प्रशांत महासागर में सुनामी आम बात है। इस कारण जापान में समुद्री तूफान आते रहते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में ये प्रायः कम आते हैं। अब सुनामी की जो है वो देख लेते हैं। सारणी 2004 से पहले कब आई, बाद में कब आई, कितना जो है तबाही मचाई इसने। तो पहले लिखा है पहला जून 1896, कहाँ, जापान में आई थी। लगभग 22,000 लोग मारे गए थे। अगस्त 1976 में दूसरा है, फिलीपींस में आई थी और लगभग 8,000 लोग मारे गए थे इसमें। उसके बाद जुलाई 1998 में न्यू पापुआ गिनी में आई, 2200 लोगों की मौतें हुई। 2200 फरवरी 2010 में सुनामी आई थी चिली, दक्षिण अमेरिका में, जिसमें 500 लोग मारे गए थे। मार्च 2011 में जापान में आई थी, इसमें 15,000 लोग मारे गए थे। और दिसंबर 2018 इंडोनेशिया में 400 लोग सुनामी आई थी, जिसमें 400 लोगों की मौत हुई थी। सुनामी की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। सुनामी जोरदार भूकंप से पैदा होती है। सुनामी समुद्र स्तर में तेजी से गिरावट के कारण भी पैदा हो सकती है। ये बहुत तेज गर्जन करती है, जैसे कोई जहाज आ रहा है या कोई बड़ी मशीन चल रही हो, इस तरीके की आवाज़, या बादल गरजते हैं। प्रायः देखा गया है कि जानवरों को सुनामी आने का आभास पहले ही हो जाता है। जानवरों के इस व्यवहार को पहली बार यूरोप में लिस्बन भूकंप से पैदा हुई सुनामी के समय दर्ज किया गया था। जानवरों के इस व्यवहार का लाभ उठाने के लिए इस पर शोध भी किया जा रहा है, ताकि जो है भविष्यवाणी अगर इसको पहले से पता चल जाए तो काफ़ी लोगों की जान और माल बचाया जा सके। 5/11/1854 में जापान में एक भूकंप के बाद एक ग्रामीण ने सुनामी की पहली बार अग्रिम चेतावनी जारी की थी। दिसंबर 2004 के बाद से लोगों ने सुनामी की ताकत को माना और समझा। मौजूदा पीढ़ी सुनामी से पहले इतना परिचित नहीं थी। 2004 की सुनामी को देखकर सबने माना कि सुनामी अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इससे सबक लेते हुए भारत ने हिंद महासागर में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद के जरिए दिन रात सुनामी की चेतावनी देने का कार्य शुरू किया, जो अभी भी जारी है। 2004 के बाद भारत ने सुनामी की अग्रिम चेतावनी प्रणाली को स्थापित करने का फैसला किया। भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र 2007 से कार्यरत है। तो ये भारत सरकार के जो है प्रयास थे, भारत ने जो है ये सब सेवाएं चालू की, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। जो लोगों को सुनामी की अग्रिम सूचना देता है, भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र कब से कार्यरत है? 2007 से। भारतीय चेतावनी प्रणाली ने हमेशा सही जानकारी दी है और सटीक अब ये हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के जरिए संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सुनामी वॉच प्रोवाइडर के तौर पर अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। ये केंद्र अपने क्षेत्र में आने वाले भूकंप व सुनामी का 10 मिनट में पता लगाने में सक्षम है
और 20 मिनट में इसकी जानकारी अधिकारियों को दे देता है। अब राहत बचाव कार्य देख लेते हैं और भारत में क्या सिस्टम है आपदा राहत का। भारत में राहत एवं बचाव का कार्य आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आती हैं वही संभालती हैं। देश में आपदा प्रबंधन की 3 स्तरीय व्यवस्था है। सबसे पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA जो जिलाधिकारी के अधीन आती हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पे राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है और इसके मुखिया मुख्यमंत्री जी होते हैं। उसके बाद केंद्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, इसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। तो जिला स्तर पर मुखिया होंगे जिलाधिकारी जी, राज्य स्तर पर होंगे मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी। उसके बाद कई अन्य फोर्सेस का भी गठन किया गया है, वो भी देख लेते हैं। भारत में आपदा से निपटने के लिए NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का भी गठन किया गया है। किसी बड़ी आपदा के लिए भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की मदद ली जाती है। प्राकृतिक आपदाएं अपनी सीमाएं नहीं जानती, इसीलिए इनकी रोकथाम के प्रयासों में समन्वय बढ़ाने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता और ज़रूरत है। तो ये सुनामी के बारे में जानकारी थी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सुनामी के संभावित कारण क्यों आती है और किस क्षेत्र में ज़्यादा आती है और कब आई सुनामी और कितना जो है दुनिया को प्रभावित किया और क्या इससे बचाव के लिए जो है तरीके अपनाए गए हैं। इन सब बातों पे डिस्कशन हुआ। आशा करता हूँ आज की जो है वीडियो आपके लिए लाभकारी रही होगी और पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की तमाम विषयों पर चर्चा और डिस्कशन करने के लिए सदैव हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए अब इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।